नमस्कार दोस्तों। देखिए, इससे पहले जब जो वीडियो हमने बनाया उस पे हमने चर्चा की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में। इस वाले वीडियो हम बात करते हैं वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, वेगनर की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? तो वेगनर का पूरा नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के। ठीक है ना। अल्फ्रेड वेगनर ने अपना जो सिद्धांत दिया था, अपनी जो थ्योरी दी थी, वो सिद्धांत दिया था हमारा 1912 में। लेकिन आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध चलने के कारण इनके इस सिद्धांत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका 1920 में, इस सिद्धांत का 1920 में दोबारा से प्रतिपादन किया गया। जब 1920 में दोबारा से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत बहुत ही चर्चा में रहा। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय का जितने भी महाद्वीप बने हैं, महासागर बने हैं, उनकी उत्पत्ति का आधार जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? हमारा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही माना जाता है। चलिए बात करते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या है। तो वेगनर के अनुसार प्रारंभिक समय में पृथ्वी पर एक स्थल खंड हुआ करता था। हमारा एक जलीय खंड हुआ करता था। ये वाला भाग हमारा कौन सा था? ये वाला भाग था हमारा स्थल खंड। काल कौन सा था? कार्बोनिफेरस काल की बात है ये। कौन से काल की? कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर दो भाग हुआ करते थे। किसके अनुसार? वेगनर महाशय के अनुसार। एक भाग जो था जिससे सारे महाद्वीप हैं, वो कौन सा भाग था? हमारा स्थलखंड था। और जितने भी महासागर हैं वो भाग हमारा क्या था? हमारा जलीय भाग था। ये कौन सा भाग था? स्थलखंड था। और एक भाग था हमारा जलीय भाग था। एक था हमारा जलीय भाग था। ठीक है। स्थल भाग को वेगनर महाशय ने पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और जो स्थल भाग के चारों ओर महासागर हमारे फैले हुए थे, इस महासागर को इन्होंने पेंथालासा नाम दिया था। इस महासागर को इन्होंने क्या नाम दिया था? पेंथालासा नाम दिया था। तो इन्होंने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किन दो भागों से बांटी है? स्थल भाग से पेंजिया से, और जलीय भाग से हमारा पेंथालासा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि विभिन्न भूगर्भिक हलचलों के स्थल खंड में विभिन्न भूगर्भिक हलचलों के कारण ये जो स्थल खंड है वो दो भागों में बट गया। स्थल खंड कितने भागों में बट गया? ये स्थल खंड हमारा दो भागों में बट गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इन्होंने उत्तरी भाग को लोरेशिया कहा। उत्तरी भाग को क्या कहा? लोरेशिया। इसी का दूसरा नाम मिलता है अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग है वो था हमारा, एक लोरेशिया था और दूसरा भाग था हमारा गोंडवाना लैंड। और फिर इन्होंने कहा कि ये जो स्थल भाग है दो भागों में बट गया है, तो इसके मध्य में जो जलीय भाग भर गया है, जो चारों ओर स्थित था वो जलीय भाग इनके मध्य में भी आ गया है। इस भाग को इन्होंने एक सागर का नाम दिया। वो सागर कौन सा? हमारा टेथिस सागर। इसको नाम दिया इन्होंने टेथिस सागर। फिर इन्होंने इन्हीं दो भागों से विभिन्न महाद्वीपों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पर उत्तरी भाग में स्थित महाद्वीप हैं, जैसे कि हमारा एशिया हो गया, उत्तरी एशिया कह सकते हो आप, उत्तरी एशिया हो गया। जो कौन सा? यूरेशिया कह सकते हो, उत्तरी एशिया। और हमारा उत्तरी अमेरिका और एक महाद्वीप यूरोप।
इन 3 महाद्वीपों की उत्पत्ति इन्होंने किससे मानी? लॉरेशिया अर्थात अंगारा लैंड से। जबकि गोंडवाना लैंड से इन्होंने कहा कि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और दक्षिण एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और कुछ भाग जैसे मेडागास्कर वगैरह के भाग, तो इन भागों की जो उत्पत्ति इन्होंने किससे मानी? गोंडवाना लैंड से। तो ये था हमारा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने सर्वप्रथम क्या कहा कि पृथ्वी पर 2 ही भाग स्थित थे। एक भाग था हमारा स्थलखंड जिसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया, और एक भाग था स्थित हमारा जलीय भाग जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? पैंथालासा नाम दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि विभिन्न भूगर्भिक हलचलों के कारण स्थल भाग जो था वो 2 भागों में बट गया। एक भाग बट गया हमारा उत्तरी भाग और एक भाग बट गया हमारा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को इन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड, इसी का नाम है लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग से इन्होंने जिन महाद्वीपों के निर्माण की बात कही वो थी हमारी उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, और गोंडवाना लैंड से जिन भागों का निर्माण हुआ वो था दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर वाला भाग। तो ये थी हमारी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे आप पता कर सकते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जो हैं क्षेत्र गोंडवाना लैंड से और कौन कौन से क्षेत्र अंगारा लैंड से। तो राजस्थान में अंगारा लैंड से किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। हमारे 2 भागों का विकास तो किससे हुआ है? राजस्थान की बात करें तो गोंडवाना लैंड से, और 2 भागों से टेथिस सागर से। बात करें हम थार का मरुस्थल और एक भाग है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इन 2 भागों का निर्माण किससे हुआ? हमारा टेथिस सागर से हुआ है। उसके बाद हम बात करें गोंडवाना लैंड से, तो गोंडवाना लैंड से राजस्थान में 2 भागों का निर्माण हुआ है। एक तो हुआ है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, और एक निर्माण हुआ है वो हुआ है हमारा हाड़ौती की पठारी प्रदेश का, पठारी प्रदेश। तो मैंने आपको वेगनर का सिद्धांत इसीलिए पढ़ाया कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि राजस्थान में किस भाग से किसकी उत्पत्ति, जैसे कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किसका अवशेष है? तो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। हाड़ौती का पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। तो कभी यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में थोड़ी चर्चा बताई। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए अभी हमने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में चर्चा की थी। अब बात करते हैं जलवायुवीय परिस्थिति एवं वनस्पति वितरण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायुवीय परिस्थिति एवं वनस्पति वितरण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? 61% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। 61% क्षेत्रफल पर लगभग फैला हुआ है, जिसमें लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है किस काल में हुई? प्लीस्टोसीन काल में। इस काल में प्लीस्टोसीन काल में उत्पत्ति हुई थी इस क्षेत्र की। और बात करें अवशेष की तो ये अवशेष किसका है? अभी हमने बताया था किसका अवशेष है ये? टेथिस सागर का। टेथिस सागर का क्या है? ये अवशेष है।
ठीक है ना। तो पहला प्रदेश हो गया हमारा कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग रखता है, 61% भाग रखता है, जिसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और इस भाग की उत्पत्ति की बात करें तो किस काल में हुई थी, प्लीस्टोसीन काल में उत्पत्ति हुई, और ये अवशेष किसका है, टेथिस सागर का अवशेष है। इसके बाद में दूसरे भाग की चर्चा करें तो दूसरा भाग है हमारा अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश कह लो या अरावली प्रदेश कह लो, एक ही बात है। अरावली प्रदेश जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9% क्षेत्रफल रखता है। कितना, 9% क्षेत्रफल रखता है, जिसमें राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। 11% जनसंख्या जो है, ये जनसंख्या की बात कर, मैं जनगणना 2011 के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किस काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल। और अवशेष की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में दूसरे भाग की चर्चा करें तो दूसरा भाग है हमारा वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 23% रखता है। कितना, लगभग 23% क्षेत्रफल रखता है, जिसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। बात करें इसकी तो इसकी उत्पत्ति जो है प्लीस्टोसीन काल में हुई थी। किसमें, प्लीस्टोसीन। इसका दूसरा नाम भी आता है प्लायोटीन या प्लायोटीन, प्लायोटीन काल। अवशेष की बात करें तो वही टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष है। उसके बाद में फोर्थ नंबर वाले भाग की चर्चा करें तो फोर्थ नंबर वाला भाग है हमारा वो है हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती के पठारी प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा रखता है। कितना, 7% हिस्सा रखता है, जिसमें राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत, लगभग 9% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। राजस्थान की लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल में हुई थी। कार्बोनिफेरस काल में उसकी उत्पत्ति हुई थी। और अवशेष की बात करें तो अवशेष हमारा गोंडवाना लैंड का है। अवशेष किसका है, गोंडवाना लैंड का अवशेष, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर वर्गीकरण है हमारा, ये जलवायु परिस्थिति एवं वनस्पति वितरण के आधार पर वर्गीकरण है, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। चलिए तो अभी हमने जलवायु परिस्थिति एवं वनस्पति वितरण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है, उसकी उत्पत्ति, जनसंख्या, क्षेत्रफल कितना रखता है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब इनके वर्गीकरण को हम पूरा डिटेल से देख लेते हैं एक बार, है ना। तो कितने भागों में बांटा गया ये तो आपको पता ही है, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो कौन सा है हमारा, मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश को फिर वर्षा की मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हमारा शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और एक है हमारा
अर्ध शुष्क प्रदेश, एक तो हमारा शुष्क प्रदेश और एक है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश। ये किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। उसके बाद में शुष्क प्रदेश को भी हम फिर दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये बांटते हैं हम बालुका स्तूपों के आधार पर। पहला भाग है इसमें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा भाग है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। भारतीय मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क। उसके बाद में फिर शुष्क प्रदेश को बालुका स्तूपों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद में शुष्क प्रदेश की या अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें तो अर्ध शुष्क प्रदेश को नदीय बेसिनों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। एक है हमारा घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। दूसरा है हमारा शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन को ही अन्य नाम से भी जाना जाता है बांगड़ प्रदेश, कभी कभी इसका नाम कांतली बेसिन भी आ जाता है। उसके बाद में तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और फोर्थ नंबर का जो भाग है वो है हमारा लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। यह इसी का दूसरा नाम है गौडवाड़ प्रदेश, गौडवाड़ प्रदेश। घग्गर बेसिन को भी नहरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नहरी क्षेत्र, वर्तमान समय में नहरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा किसका वर्गीकरण है? अर्ध शुष्क प्रदेश का था। उसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में हम दूसरा जो भाग लेते हैं वो लेते हैं हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश कह लो, क्षेत्र कह लो। अरावली पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं हम। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? एक है हमारा उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा हमारा मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरा हमारा वो है दक्षिण पश्चिमी अरावली, दक्षिण पश्चिमी अरावली। तो अरावली को भी कितने भागों में? तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण पश्चिमी अरावली। उसके बाद में बात करें दक्षिण पश्चिमी अरावली को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, भोराट का पठार और आबू पर्वत खंड। लिख लो चलो। दक्षिण पश्चिमी अरावली को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो हमारा आबू खंड, आबू खंड, और एक है हमारा भोराट का पठार, भोराट का पठारी क्षेत्र। ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग जो है वो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वो है हमारा बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन का ही दूसरा नाम है हमारा उर्मिल का मैदान। और एक है हमारा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। दो हो गए। इसके बाद में दो और हैं हमारे, एक है हमारा बनास बेसिन, बनास बेसिन। और एक है हमारा माही बेसिन, माही बेसिन। ठीक है ना। माही बेसिन को भी छप्पन के मैदान के नाम से भी जानते हैं, छप्पन का मैदान। बाणगंगा बेसिन को किस नाम से? उर्मिल का मैदान, उर्मिल का मैदान, ये नाम से भी जानते हैं। बनास बेसिन को पुनः हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वो करता है किशनगढ़ अजमेर का मैदान। कौन सा?
किशनगढ़ कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर का मैदान। और इसकी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण वो करता है हमारा मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली में स्थित है, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है ना। तो ये कितने भाग हो गए हमारे? 3 भाग हो गए, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके बाद में 4th नंबर का हमारा जो प्रदेश है वो है हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती के पठारी प्रदेश को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और एक पढ़ते हम दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। तो ये हमारा फुल डिटेल से वर्गीकरण है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। इन सभी के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला भौतिक प्रदेश है वो है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को किसके आधार पे? वर्षा की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे बांटा गया है? वर्षा की मात्रा के आधार पर। वर्षा की मात्रा के आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा शुष्क प्रदेश और एक है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश। एक तो हमारा शुष्क प्रदेश और दूसरा कौन सा हमारा? अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को फिर बालुका स्तूपों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है हमारा, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। घग्गर बेसिन जिसको नहरी क्षेत्र भी कहते हैं, शेखावाटी बेसिन जिसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं, नागौर उच्च भूमि, और 4th नंबर का हमारा लूनी बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश। उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण पश्चिमी अरावली। दक्षिण पश्चिमी अरावली को भी 2 भागों में बांटा गया है, आबू पर्वतीय खंड और बोरात का पठारी क्षेत्र। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। और हाड़ौती के पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। ये था हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अब अगले हम वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक एक से सभी भौतिक प्रदेशों के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।